तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आप बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स। सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन अंग्रेज विद्वान सर जेम्स जीन्स ने सन 1919 में किया। जो ज्वारीय परिकल्पना है, इसका प्रतिपादन कब हुआ? 1919 में। और जेफरीज नामक विद्वान ने उक्त परिकल्पना में 1929 में कुछ संशोधन प्रस्तुत किया, जिससे इस परिकल्पना का महत्व और अधिक बढ़ गया। यानी ज्वारीय परिकल्पना है, इसे जेम्स जीन्स ने 1919 में प्रतिपादन किया और जेफरीज ने 1929 में इस परिकल्पना में क्या किया? संशोधन किया जिससे इस परिकल्पना का महत्व और अधिक बढ़ गया। यह ज्वारीय परिकल्पना आधुनिक परिकल्पनाओं तथा सिद्धांतों में से एक है जिसे अन्य की अपेक्षा अधिक समर्थन प्राप्त है। यानी जो अन्य सिद्धांत है उनकी अपेक्षा इस सिद्धांत को बहुत ज़्यादा वो महत्व प्राप्त है या समर्थन कह सकते हैं। अपनी संकल्पना की पुष्टि के लिए जीन्स कुछ तथ्यों को समय मानकर चले हैं। इस प्रकार ज्वारीय परिकल्पना प्रतिपादन द्वारा कुछ कल्पित तथ्यों पर आधारित है। यानी जो ज्वारीय परिकल्पना है, इसमें सर जो जेम्स जीन्स है उसने कुछ कल्पित तथ्य है उन्हें मान लिया है, यानी उन्हें कुछ तथ्यों को स्वयं मानकर चले हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला कौन सा है? सौर मंडल का निर्माण सूर्य तथा एक अन्य तारे के संयोग से हुआ। प्रारंभ में सूर्य गैस का एक बड़ा गोला था। सूर्य के साथ ब्रह्मांड में एक दूसरा विशालकाय तारा था। ठीक है। सूर्य अपनी जगह पर स्थिर था तथा अपनी जगह पर घूम रहा था। साथ ही तारा एक पथ के सहारे इस तरह घूम रहा था कि वह सूर्य के निकट आ रहा था। साथ ही तारा आकार तथा आयतन में सूर्य से बहुत अधिक विशाल था। पास आते हुए तारे द्वारा ज्वारीय शक्ति का प्रभाव सूर्य के बाह्य भाग पर पड़ा। यानी जो 7 पॉइंट है, ये 7 पॉइंट है। जेम्स जीन्स ने कुछ जो कल्पित तथ्य हैं उन्हें मान लिया है। यानी इन तथ्यों को उन्हें उसने जो सर जेम्स जीन्स है उन्होंने मान लिया है। ठीक है। तो ये देखो, ये तारा है। ठीक है। जो यहाँ से इस और जा रहा है और ये सूर्य है। ठीक है। तो ये सिगार के आकार का जो इससे अवशिष्ट निकला है। ठीक है। ये चलो इसे बाद में देखेंगे, बाद में समझाएंगे, थोड़ा पढ़ लेते हैं। इस प्रकार उपयुक्त समय कल्पित तथ्यों के आधार पर जीन्स ने बताया कि साथी तारा निरंतर एक पथ के सहारे सूर्य की ओर अग्रसर हो रहा था। यानी ये सूर्य है और ये जो तारा है ये ऐसे जा रहा था। ठीक है। जिस कारण साथी तारे की आकर्षण शक्ति द्वारा वायवीय ज्वार का प्रभाव सूर्य के बाह्य भाग पर पड़ने लगा। यानी जो इस तारे का जो आकर्षण शक्ति है उसका प्रभाव सूर्य पर पड़ा। ठीक है, बाह्य भाग पर। फलस्वरूप सूर्य में ज्वार उत्पन्न होने लगे। यह ज्वारीय क्रिया सूर्य में उसी प्रकार संभव हो सकी जिस प्रकार वर्तमान में पृथ्वी के निकट चंद्रमा के आ जाने से पृथ्वी में महासागरों में ज्वार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। ज्यों ज्यों विशालकाय तारा सूर्य के पास आता गया त्यों त्यों उसकी आकर्षण शक्ति बढ़ती गई तथा ज्वार की तीव्रता बढ़ती गई। जब तारा सूर्य के निकटतम दूरी पर था तो उसकी आकर्षण शक्ति सूर्य से अधिक हो गई, जिस कारण हजारों किलोमीटर लंबा सिगार के आकार का ज्वार सूर्य के बाह्य भाग में उठा। सिगार के आकार वाले इस भाग को फिलामेंट कहा गया। यानी इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है ये सूर्य है। देखो मैं समझाता हूँ आपको। देखो ये जो सूर्य है, ठीक है, एक तारा था, ब्रह्मांड में वैसे घूम रहा था लेकिन वो सूर्य के नज़दीक से निकला। ठीक है। तो सूर्य के नज़दीक से निकला तो क्या हुआ? जो इस तारे की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, सॉरी, तो शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है तारे की, और सूर्य का जो भाग है तो सूर्य के ऊपर पड़ता है, ऊपरी भाग पर पड़ता है, और सूर्य के ऊपरी भाग से जो सिगार आकार का धीरे धीरे ये है जो अवशिष्ट या कह सकते हैं जिसे इसने फिलामेंट कहा है वो निकलने लगा। ठीक है। ये निकलने लगा और इसे सिगार
फिलामेंट निकलेगा। जैसे 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 ये तारा इसके नज़दीक आता गया सूर्य के, तो वैसे वैसे जो है शुरू में तो थोड़ा अवशिष्ट निकला, ठीक है। जैसे नज़दीक आया तो थोड़ा और ज़्यादा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति पास आने पर थोड़ी ज़्यादा हो गई तारे की, ठीक है, तो और ज़्यादा निकला। और जब ये दूर गया तो क्या हुआ, फिर कम हो गया। जो शिकार किया करती है वो ऐसे होगी। यानी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे ये सूर्य है, सूर्य, ठीक है, और ये एक तारा है, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे तारा सूर्य से दूर था, मान लो, तो ये सूर्य है, ठीक है। सूर्य वैसे तारा बड़े आकार का था, सूर्य थोड़ा छोटा था। तो इसकी शक्ति है, तारे की शक्ति, विशालकाय तारा है, इसकी शक्ति के कारण इस पर थोड़ा प्रभाव पड़ा। लेकिन जब ये तारा थोड़ा और यहाँ पे आया, थोड़ा और नज़दीक आया, तो थोड़ा और ज़्यादा ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये तो दूर से प्रभाव पड़ा, ये पास आने पर प्रभाव पड़ा। तो क्या हुआ, जो शिकार है वो थोड़ा और ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। यानी आगे से पतला, बीच में से चौड़ा, फिर और ये ऐसे। और जब ये तारा यहाँ से ऐसे निकला, मान लो ये तारा है, ये यहाँ से इतनी दूर गया, ठीक है, ये इससे दूर चला गया, ठीक है, सूर्य से। तो क्या हुआ, तो शुरू में तो थोड़ा कम निकला था, ठीक है, जो अवशिष्ट है, तो बाद में थोड़ा ज़्यादा, फिर गुरुत्वाकर्षण शक्ति सब पास में था तो ज़्यादा निकला, और तब जब दूर दूर गया थोड़ा कम होता गया, ठीक है। तो ऐसे इस प्रकार की आकृति है जो निकली सूर्य से, ठीक है, ठीक है। तो सूर्य से इसे क्या कहा इसने, तो इसने इसे कहा है फिलामेंट, सिगार के, ये देखिए सिगार के आकार वाले इस भाग को फिलामेंट कहा है, ठीक है। सूर्य के निकटतम दूरी पर पहुंचने के कारण तारे की अधिकतम आकर्षण शक्ति के प्रभाव से एक विशाल फिलामेंट सूर्य से हटकर तारे की तरफ अग्रसर हुआ। जैसे मैंने बताया, ये सबसे पास में था, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा विशाल फिलामेंट निकला, ठीक है, सूर्य से। जीन्स के अनुसार पास आने वाला तारे सूर्य के मार्ग पर नहीं था, ठीक है, ये इसके मार्ग पे नहीं था, अतः यह सूर्य से आगे बढ़ने लगा। इस प्रकार तारे के दूर निकल जाने के कारण फिलामेंट तारे के साथ न जा सका, ठीक है। इसमें ऐसे बताया गया है, ये तारा है, ये जो तारा है, तारा तो आगे निकल गया, लेकिन जो ये फिलामेंट है, ये जो सूर्य है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर ही रहा। यानी इतना भी अंदर नहीं रहा कि ये इसके साथ चिपक जाए, ठीक है। ये सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण जो उसका है, उसके अंदर रहा, जिस कारण ये इसका सूर्य का चक्कर लगाने लगा, ठीक है। और तारा है वो आगे ब्रह्मांड में, मतलब कहीं चला गया, और ये सूर्य के चारों ओर सिगार के आकार का फिलामेंट है जो चक्कर लगाने लगा, ठीक है। ठीक है, वरन ये वह सूर्य के जो फिलामेंट है वो क्या करने लगा, सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करने लगा। यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि इस स्थिति में जब कि तारा अधिक दूर चला गया तो फिलामेंट सूर्य के पास पुनः वापस क्यों नहीं आ गया। तो इसमें ये कहा गया है भी, मतलब जो जो फिलामेंट निकला सूर्य से, जो ये देखिए मैंने आपको बताया, जैसे फिलामेंट निकला सूर्य से, ये गुरुत्वाकर्षण भक्ति शक्ति सूर्य की थी, जिसने इसे सूर्य के साथ में, या कह सकते हैं सूर्य के जो एरिया है उसमें रखा। लेकिन क्या ये सूर्य है जो, ये इसे अपने में समा सकता था, क्योंकि इसकी भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये इतनी दूर था कि इस सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव तो था, बांधे तो रख सकती है, लेकिन इसे अपने में समा नहीं सकती, ठीक है। इसलिए यह क्या करने लगा, ये सूर्य का चक्कर लगाने लगा, ठीक है। व्याख्या सरल है, जब फिलामेंट टूटकर तारे की तरफ अग्रसर हुआ, उस परिस्थिति में यह सूर्य की आकर्षण शक्ति के क्षेत्र से बाहर हो गया था, अतः वह सूर्य का ही चक्कर लगाने लगा। ये कह रहा है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति के बाहर हो गया, इतना बाहर नहीं हुआ कि काफ़ी दूर चला जाए, ब्रह्मांड में खो जाए, लेकिन वो रहा तो उसके अंदर ही था, ठीक है, सूर्य के, तभी तो उसका चक्कर लगा रहा था सूर्य के चारों ओर, ठीक है। अतः वह सूर्य का चक्कर लगाने लगा, वापस नहीं आ सका, ठीक है। कुछ समय पश्चात साथी तारा सूर्य से इतना दूर चला गया कि पुनः कोई वायव्य फिलामेंट सूर्य से अलग नहीं हो सका। आगे चलकर सूर्य से निकला हुआ ज्वारीय पदार्थ शिकार के आकार में अधिक लंबा हो गया, जिसका मध्य भाग अधिक मोटा चौड़ा, दोनों और किनारे वाला भाग है जो अत्यधिक पतले थे, ठीक है, यानी पतले हो गए, ठीक है। किनारों के पतला होने का मुख्य कारण साथी तारे तथा सूर्य की गुरुत्वाकर्षण
सूर्य की आकर्षण शक्ति का प्रभाव ही बताया जाता है। फिलामेंट में गति या परिभ्रमण का आविर्भाव दूर होते हुए तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के खिंचाव के कारण हुआ था। यानी इसमें क्या कहा गया है भी, जो फिलामेंट का जो आकार है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये देखिए, जो फिलामेंट का आकार है वो ऐसा, ये देखो ये सूर्य है, ठीक है। तो और ये जो फिलामेंट है जो निकला, अवशिष्ट निकला जिस सूर्य से, तो वो ऐसा था, यानी थोड़ा सा बीच में से बड़ा था ऐसे, ठीक है। बीच में से ऐसे था, यहाँ पर थोड़ा पतला, यहाँ पर भी पतला किनारों पर, और बीच में मोटा। क्यों? क्योंकि जो जो वो विशालकाय जो तारा था, वो उसने क्या किया, जब वो थोड़ा सा सूर्य के आकर्षण शक्ति पर प्रभाव डाला तो थोड़ा निकला, ठीक है। जब सूर्य की आकर्षण शक्ति पर सूर्य पर ज़्यादा प्रभाव डाला अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का अधिक नज़दीक आने पर, तो बीच में से थोड़ा बड़ा हो गया। जैसे जैसे ये तारा है जो ये दूर जाता गया, तो वैसे वैसे जो इस तारे की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो सूर्य से कम होती है। इस कारण से इसका जो आकार है वो इस प्रकार का बना, पहले ज़्यादा, फिर मोटा, फिर पतला, ठीक है। ऐसे ये आकृति है। अब मुख्य समस्या रह जाती है फिलामेंट से ग्रहों की उत्पत्ति की। यानी ये जो फिलामेंट है इससे कैसी उत्पत्ति हुई, ठीक है। सूर्य से अलगाव के बाद फिलामेंट शीतल होने लगा, जिस कारण उसके आकार में संकुचन प्रारंभ हो गया। यानी जो फिलामेंट है पहले तो था, मतलब द्रव्य अवस्था में कह सकते हैं, ठीक है। ये धीरे धीरे शीतल होने लगा, काफ़ी तब था, और बाद में इसमें संकुचन यानी सिकुड़ने लगा ये, ठीक है। और इस संकुचन के कारण फिलामेंट कई टुकड़ों में टूट गया तथा प्रत्येक भाग घनीभूत होकर ग्रह के रूप में बदल गया। इसी क्रिया से फिलामेंट से 9 ग्रहों की रचना हुई, ठीक है। इसी प्रक्रिया के अनुसार सूर्य की आकर्षण शक्ति के प्रभाव से ग्रहों पर ज्वार उत्पन्न होने से उनके कई कुछ पदार्थ अलग हो गए जो घनीभूत होकर उपग्रह बने। यह ठीक है। हाँ, उपग्रह के बारे में ये बताया गया है कि जो सूर्य की आकर्षण शक्ति है वो भी जो ग्रह बने उन पर पड़ी, ठीक है। उन पर पड़ने के कारण उनसे जो मतलब थोड़े बहुत कह सकते हैं, मतलब पार्टिकल्स वगैरह निकले, और उनके जो जुड़ जाने से क्या बने, उपग्रह बने, ठीक है, पदार्थ के जुड़ जाने से। अब यह प्रश्न उठता है कि ग्रह से उपग्रह बनने का क्रम कब तक चलता रहा, ठीक है। जब जब तक ग्रहों से निकले हुए ज्वारीय पदार्थ बड़े आकार वाले थे तथा उनकी केंद्रीय आकर्षण शक्ति अधिक थी, तब तक उपग्रह बनते रहे। क्या कहा गया है भी, मतलब जब तक जो मतलब जो ग्रहों से जो ज्वारीय पदार्थ निकले वो बड़े आकार के थे और उनकी जो केंद्रीय आकर्षण शक्ति थी वो मतलब अधिक थी, तब तक वो है जो उपग्रह बनते रहे, ठीक है। परंतु जब उनका आकार इतना छोटा होने लगा कि उनकी केंद्रीय आकर्षण शक्ति उन्हें संगठित रखने में असमर्थ हो गई, तब उपग्रह की रचना समाप्त हो गई। इसी प्रकार ग्रहों के उपग्रहों की संख्या ग्रहों के आकार के अनुसार निश्चित हुई। इस परिकल्पना द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ ही सौरमंडल की अनेक समस्याएं भी सुलझी सी प्रतीत होती हैं। हाँ, इसमें जो जो परिकल्पना है, तो इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति यानी ग्रहों की उत्पत्ति और जो उपग्रह हैं उनकी उत्पत्ति के बारे में अच्छे से बताया गया है। साथ ही साथ में क्या है, जो सौरमंडल में हमारे कुछ ऐसी मतलब चीज़ें हैं जिन्हें यह परिकल्पना समझने में मदद करती है, जैसे ग्रहों का क्रम तथा आकार। यानी ग्रहों का क्रम कैसा है और आकार कैसा है, ठीक है। सूर्य से निश्चित ज्वारीय फिलामेंट बीच में चौड़ा था और किनारों पर पतला था, ठीक है। इस प्रकार जब फिलामेंट के टूटने से ग्रहों का निर्माण हुआ तो बड़े ग्रह बीच में, जैसे बृहस्पति हो गया, ठीक है, और छोटे ग्रह किनारों की ओर बने, जो अब भी हम देख सकते हैं, ठीक है। हमारे सौरमंडल में इसी तरह जो ग्रह हैं वो इसी तरह हैं। ग्रहों का यह क्रम वर्तमान सौरमंडल के ग्रहों से पूर्णतया सामंजस्य रखता है, ठीक है। सूर्य की ओर से प्रारंभ करने पर बुध ग्रह सबसे पहले है, यह अधिक छोटा है। इसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल पृथ्वी से छोटा है। जो मंगल है ये थोड़ा सा अपवाद है क्योंकि ये पृथ्वी से बड़ा होने के बजाय छोटा है थोड़ा, ठीक है। आदि एक दूसरे से बड़े होते जाते हैं तथा बीच में बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद पुनः ग्रहों का आकार घटता जाता है तथा अंत में कुबेर अत्यंत छोटा ग्रह, कुबेर का ग्रह का दर्जा है जो 2006 में समाप्त कर दिया गया। अब इसे बोना ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दिया गया है, ठीक है। और सबसे जो बड़ा बोना ग्रह कौन सा है आपको पता होगा, कमेंट में बताएं अगर आपको पता है तो।
तो जीन्स ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन कुबेर ग्रह की खोज से पहले किया था। बाद में अत्यंत लघु ग्रह कुबेर की खोज ने इस परिकल्पना का महत्व और अधिक बढ़ा दिया, क्योंकि यह परिकल्पना सौरमंडल के सदस्यों के क्रम को पूर्णतः सिद्ध करती है। केवल मंगल की स्थिति इसके अनुसार नहीं बैठती, यानी मंगल है जो वो थोड़ा पृथ्वी से छोटा है, ठीक है, जिस कारण थोड़ी इसमें त्रुटि आ जाती है। सन 2006 में प्लूटो का ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया। ये देखिए, जो सिगार ऐसे ही था, यानी मतलब शुरू में पतला, फिर बीच में से अधिक मोटा, फिर पतला, ठीक है। देखिए ये रहा बुध, शुक्र, पृथ्वी, लेकिन जो मंगल है ये थोड़ा सा पृथ्वी से छोटा है, जिस कारण ये थोड़ा अपवाद बन गया, ठीक है। ये ऑस्ट्रोइड्स, फिर इसके बाद में बृहस्पति आगे बढ़ी, ठीक है। उसके बाद में शनि, फिर छोटा यूरेनस, ठीक है, फिर नेपच्यून, इसके बाद में कौन था, प्लूटो, ठीक है, जिसे बौना ग्रह मान लिया। अब है उपग्रहों का क्रम। हमने देखा ग्रहों का आकार किस तरह था, मतलब शुरू में छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, ठीक है, ये देखा हमने। सॉरी, उपग्रहों का क्रम। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों के उपग्रहों का निर्माण ग्रहों से निकले हुए ज्वारीय पदार्थों से उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार सूर्य से निकले ज्वारीय पदार्थ से ग्रहों का रचना हुई। यानी इसमें क्या बताया गया है, जैसे सिगार के आकार का जो सूर्य से जो कह सकते हैं मलबा निकला था या अवशिष्ट निकला था, ठीक है, तो उसी तरह जो ग्रहों से जो अवशिष्ट निकला वो सिगार के आकार का था, ठीक है। और उसी तरह जो ग्रहों की आकृति है वो भी पहले पतली, फिर मोटी, फिर पतली, ठीक है, सिगार के आकार की तरह ही है, इसी तरह ही है, ठीक है। अर्थात एक ग्रह के देखिए सॉरी इस प्रकार ग्रह के उपग्रहों का भी वही क्रम है जो कि ग्रहों का, ठीक है। अर्थात एक ग्रह के यदि कई उपग्रह हैं तो सबसे बड़ा उपग्रह बीच में और छोटा उपग्रह किनारों की ओर पाया जाता है। यह तथ्य भी वर्तमान उपग्रहों की स्थिति तथा क्रम से पूर्णतया मेल खाता है। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि ग्रहों तथा उपग्रहों की रचना एक ही प्रणाली द्वारा हुई होगी। अब देखते हैं उपग्रहों की संरचना तथा आकार। हमने देखा जो उपग्रहों का क्रम है वो भी इसी तरह है, जैसे इसी तरह कैसे, जो जो अगर किसी ग्रह के उपग्रह पाए जाते हैं तो उसका क्रम क्या होगा, उसका आकार कैसा होगा, तो उसका आकार इसी तरह होगा। पहले जो जैसे मान लीजिए ये ग्रह है एक, ठीक है, और इसके पास में उपग्रह है तो उसका आकार छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, बीच में सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक है। इस तरह उपग्रह होंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ ये बताया गया है। और फिर है उपग्रहों की संरचना तथा आकार। इस ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार बड़े ग्रह ब्रह्मांड में दीर्घ समय तक गैस के रूप में रहे, क्योंकि आकार की विशालता के कारण उसके शीतल होने में अधिक समय लगा होगा। इस कारण बड़े ग्रह उपग्रह अधिक संख्या में बने, परंतु अपेक्षाकृत ये छोटे आकार वाले थे, ठीक है। मध्य आकार वाले बड़े ग्रह के समीपवर्ती ग्रहों से कम संख्या में उपग्रह बने, ठीक है। जो मध्य आकार वाले ग्रहों से कम संख्या में उपग्रह हैं बने, परंतु इनका आकार बड़ा रहा। जो मध्य आकार वाले ग्रह हैं उनके कम उपग्रह हैं लेकिन उनका आकार बड़ा है, ठीक है। किनारे वाले ग्रह आकार में छोटे होने के कारण शीघ्र शीतल हो गए, परिणाम स्वरूप उनके उपग्रह की रचना नहीं हो पाई, ठीक है। कह सकते हैं यह तथ्य वर्तमान सौरमंडल के उपग्रहों के क्रम से पूर्णतया मेल खाता है, ठीक है। शनि तथा बृहस्पति जैसे सबसे बड़े ग्रहों के छोटे आकार वाले अनेक उपग्रह हैं, जबकि बुध तथा शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। अब देखिए ग्रहों का, अब इसमें क्या देखा हमने, उपग्रहों की संरचना तथा आकार भी हमने बताया है। भी संरचना कैसी है, जो पास के उपग्रह हैं उनके उपग्रह कैसे हैं, और जो बीच में ग्रह हैं उनके ग्रह कैसे हैं, उपग्रह कैसे हैं, इसके बारे में बताया गया इसमें, ठीक है। अब है ग्रहों का परिभ्रमण कक्ष। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों के परिभ्रमण कक्ष अथवा ग्रह पथ को सूर्य के कक्ष से मेल नहीं खाना चाहिए, बल्कि ग्रह कक्ष को सूर्य कक्ष से एक निश्चित कोण पर झुका होना चाहिए।
क्योंकि सूर्य की आकर्षण शक्ति से ग्रह झुक जाता है। यह तथ्य भी वर्तमान ग्रहों के कक्ष से पूर्णतः मेल खाता है, क्योंकि प्रत्येक ग्रह कक्ष का झुका हुआ है, यानी प्रत्येक ग्रह है, ठीक है, सिर्फ अरुण को छोड़कर। तो देखिए प्रत्येक ग्रहों का कोणीय झुकाव कैसा है। देखिए बुध है वो 60 डिग्री झुका है, ठीक है, ये 3.5 डिग्री। शुक्र, पृथ्वी जो है सबसे ज़्यादा झुकी हुई है 23.5 डिग्री, ठीक है, और मंगल है वो 2 डिग्री, बृहस्पति है वो 1 डिग्री, ये 2.5 डिग्री, ठीक है। शनि, अरुण 0, मतलब अरुण नहीं झुका हुआ, ठीक है, और जो वरुण है वो 2 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। देखिए अब है निस्तृत वायव्य पदार्थ का आकार। निस्तृत वायव्य पदार्थ का आकार, पास आते हुए तारे की ज्वारीय शक्ति से सूर्य से जो फिलामेंट निकला वह शिकार के आकार का ही क्यों हो गया, ठीक है। इसका मुख्य कारण पास आते हुए तारे की आकर्षण शक्ति, वही बात है जो हमने पीछे की थी, ठीक है। आकर्षण शक्ति में विभिन्नता का होना ही बताया जाता है, अर्थात साथी तारा दूर था तो कम आकर्षण के कारण कम पदार्थ बाहर निकला, तथा तारा ज्यों ज्यों पास आता गया बढ़ती आकर्षण शक्ति से पदार्थ की मात्रा बढ़ती गई, तथा तारे के सूर्य से निकटतम दूरी पर आने पर निश्चित पदार्थ सबसे अधिक था। पुनः तारे के दूर जाने से आकर्षण शक्ति में कमी के कारण निश्चित पदार्थ की मात्रा घटती गई। इसी प्रकार कहा जा सकता है कि निश्चित पदार्थ तारे की आकर्षण शक्ति के अनुपात में थे, ठीक है। तो इसमें वही बात बताई गई है जो हमने बात पहले की थी। जो अगर वो साथी तारा जो विशालकाय तारा था, जो जब सूर्य के पास आया, सूर्य के पास आया तो थोड़ा दूर था, लेकिन दूरी से ही इसकी जो आकर्षण शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण बल है, तो क्या हुआ, सूर्य से शिकार का आकार का निकलने लगा। थोड़ा निकला क्योंकि ये दूर था तो थोड़ा निकला, जब थोड़ा और पास आया तो थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा पास आया तो थोड़ा और ज़्यादा शिकार निकला, ठीक है, या ठीक है। तो फिर थोड़ा और पास, जब सबसे ज़्यादा पास था तो सबसे बड़ा शिकार निकला, ठीक है। और फिर थोड़ा दूर जाने लगा, मान लीजिए यहाँ पर गया, फिर थोड़ा कम, फिर यहाँ पर, तो कम हो गया आकर्षण शक्ति, तो इस कारण से ये जो फिर थोड़ा और कम निकला, इस कारण से इस आकार का शिकार निकला, ठीक है। इसी की बात इसमें की गई इस पॉइंट में, ठीक है। अब हम देखते हैं परिकल्पना में संशोधन, ठीक है। जो जेफरीज ने जो ज्वारीय परिकल्पना में 1929 में जो संशोधन किया था उसके बारे में, ठीक है। जेफरीज ने ज्वारीय परिकल्पना में जिससे ग्रहों का निर्माण सूर्य तथा पास आते हुए तारे के संयोग से बताया गया है, संशोधन प्रस्तुत किया, ठीक है। इनके अनुसार दो तारे, सूर्य तथा पास आता हुआ तारा के अलावा एक और तारा था जिसे उन्होंने सूर्य का साथी तारा बताया। अब जेफरीज ने क्या बताया भी, एक और साथी तारा था, यानी इसने 3 तारे, मतलब एक सूर्य और 2 अलग तारे बताए, ठीक है। पास आता हुआ तारा इस साथी तारे की हैसियत में बढ़ रहा था, जिस कारण दोनों में टक्कर हो गई, फलस्वरूप कुछ भाग आकाश में बिखर गया। जेफरीज के इस संशोधन के मानने पर ग्रहों के परिभ्रमण संबंधी अनेक कठिनाइयां सुलझ जाती है। लघु ग्रह तथा उपग्रह घनीभवन की मंद क्रिया के फलस्वरूप नहीं बने, वरन आंशिक रूप में ठोस होने अथवा तरल होने के कारण शीघ्र निर्मित हो गए। गैसों के विस्तार के फलस्वरूप शीतल होने तथा ऊपरी सतह से विकिरण द्वारा इन लघु ग्रहों तथा उपग्रहों में शीघ्र ही तरल केंद्र का निर्माण हो गया। इस रूप में पृथ्वी तब तक शीतल होती गई जब तक कि वह पूर्ण रूप तरल अवस्था में नहीं हो गई। इसके बाद विकिरण द्वारा ऊष्मा ह्रास होने के कारण पृथ्वी के पदार्थ ठोस होने लगे तथा घनत्व के अनुसार उसमें विभिन्न मेखलाएं बन गई। ये सभी घटनाएं शीघ्रता से अल्प समय में घटित हुई। तो इसमें जेफरीज ने क्या किया है, जेफरीज ने जो है वो 1929 में जो संशोधन किया, ठीक है, इस परिकल्पना का, ज्वारीय परिकल्पना का। तो जेफरीज ने क्या कहा, जेफरीज ने क्या कहा, जेफरीज ने कहा एक सूर्य था, ठीक है, एक सूर्य था और एक सूर्य के साथ का एक साथी तारा था, साथी तारा कह सकते हैं, साथी, ठीक है। और एक और तारा था जो ब्रह्मांड में घूम रहा था, ठीक है। तो वो तारा आया, एक और तारा था, ठीक है। तो ये सूर्य है, साथी तारा, और एक पास आता हुआ तारा, ठीक है। तो क्या हुआ, पास आता हुआ तारा है जो ये जो साथी तारा है इसके साथ टकरा गया, और इसके साथ टकराने से क्या हुआ, ये बिखर गया, ठीक है, छोटे छोटे कणों में बिखर गया, और ये साथी तारा है वो आगे निकल गया। तो जेफरीज ने ये कहा है, ठीक है। और ये जो है ये बाद में चलकर ग्रह बने, ठीक है।
इसका जो अवशिष्ट है वो जुड़कर, इसके बारे में बताया गया थोड़ा बहुत। तो अब हम देख लेते हैं इसका मूल्यांकन। जिन्स द्वारा प्रतिपादित जेफरीज द्वारा संशोधित एवं परिवर्तित ज्वारीय परिकल्पना को बहुत समय तक समर्थन प्राप्त होता रहा तथा लोगों में इसकी प्रति अधिक विश्वास हो गया था, क्योंकि जीन्स का यह विश्वास था कि ब्रह्मांड की ग्रह प्रणाली का निर्माण एक अनुपम विज्ञान है। परंतु पिछले कुछ दशकों में इस विचार की कटु आलोचनाएं की गई हैं तथा वर्तमान वैज्ञानिक को जीन्स की यह परिकल्पना मान्य नहीं है। यदि कुछ दशकों में आधुनिक वैज्ञानिकों के इस परिकल्पना में संशोधन मान लिए जाए तो सचमुच यह परिकल्पना बड़ी हद तक पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में सही ज्ञान दे सकती है। इस परिकल्पना के विपरीत निम्न कठिनाइयां बताई जाती हैं। ठीक है, देखिए जो सबसे पहले है, जो बी लेविन के अनुसार ब्रह्मांड में तारे एक दूसरे से इतनी दूरी पर स्थित हैं कि इनके पारस्परिक मुठभेड़ की संभावनाएं बहुत कम है। ठीक है, सबसे पहली कमी बी लेविन ने यह बताई। ठीक है, जिस विशाल तारे से सूर्य में ज्वारीय उद्भेदन हुआ, ठीक है, वह तारा पुनः कहाँ चला गया, इस प्रश्न का समुचित उत्तर नहीं मिल पाता। ठीक है, एन पारिस्की ने गणितीय परिकल्पना के आधार पर यह प्रमाणित कर दिया कि जीन्स की परिकल्पना से सूर्य तथा ग्रहों के बीच वास्तविक दूरी की यथार्थता प्रमाणित नहीं हो सकती है। अमेरिकी ज्योतिषी रसेल ने इस बात पर संदेह प्रकट किया है कि सूर्य से इतना पदार्थ निकला होगा जिससे बने ग्रह सूर्य से इतनी दूरी पर फैले हैं, जो सूर्य की व्यास से हजारों गुनी बड़ी है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह सूर्य की व्यास की 500 गुनी दूरी पर अधिक परिक्रमा करता है। इसी प्रकार वरुण की सूर्य की व्यास से 3000 गुनी अधिक, और इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों को सूर्य से अत्यधिक नजदीक होना चाहिए, जबकि वास्तव में वे बहुत दूर हैं। इस समस्या का समाधान कुछ संशोधन द्वारा किया जा सकता है। जेफरीज ने भी ऐसे संशोधन द्वारा कुछ परिवर्तन के लिए सहमति प्रकट की, क्योंकि उन्होंने समय कहा कि सन 1929 में प्रतिपादन सिद्धांत में कुछ परिवर्तन होने चाहिए तथा कुछ स्थलों पर तो पूर्णतया गलत है। ठीक है, इसमें एन पारिस्की ने क्या कहा, भी एन पारिस्की ने बताया कि जो जो सूर्य से शिकार, यानी सूर्य से जो वो निकला शिकार के आकार का, सूर्य से जो शिकार की आकृति का जो पदार्थ निकला, ठीक है, वो इतनी दूर नहीं फैला। ठीक है, इतनी दूर जितना कि आज के जो ग्रह हैं, वो आज के ग्रह सूर्य से इतनी दूर फैले हुए हैं कि जो शिकार है वो इतनी दूर नहीं फैल सकता। ठीक है, बस इसने यही बताया है भी, मतलब बृहस्पति ग्रह वो सूर्य के व्यास से 500 गुनी दूरी पर उसकी परिक्रमा करता है, जो कि बहुत दूर है। ठीक है, और जो वरुण है, ठीक है, नेपच्यून जो, वो 3000 गुनी अधिक दूरी पर है। ठीक है, ये बताया भी, मतलब ये इतनी ज़्यादा दूर नहीं हो सकते अगर शिकार से, यानी अगर सूर्य के शिकार से वो सूर्य से जो पदार्थ निकला उससे ग्रह बने होते तो। ठीक है, इसमें ये कमी बताई है एन पारिस्की ने। और फिर है सूर्य से निश्चित पदार्थों का घनीभवन किस प्रकार हुआ। घनीभवन यानी वे आपस में जो निश्चित पदार्थ है, ये वे ग्रह कैसे बने, यानी जो पदार्थ निकल गया ये पदार्थ, ठीक है, तो इस ये ग्रह कैसे बने, ये जुड़े कैसे, ठीक है, और ये ग्रह किस प्रकार बने, इसका पर जो जेम्स जीन्स और जेफरीज ने कोई प्रकाश नहीं डाला है। ठीक है, इसका उल्लेख जीन्स ने भली भांति नहीं किया है। संभवतः सूर्य के निचले स्तर से भी पदार्थ निकला होगा, निचले स्तर से, ठीक है, तथा तापमान बहुत अधिक रहा होगा। इस परिस्थिति में उसे घनीभूत न होकर ब्रह्मांड में छिटक जाना चाहिए था। ग्रहों में अधिक कोणीय गति का आविर्भाव कैसे हुआ, इसकी स्पष्टीकरण जीन्स ने ठीक तरह से नहीं किए। यानी इसमें क्या कहा है कि, मतलब इसमें कहा है कि जो तरल अवस्था में जो मतलब शिकार निकला था, ठीक है, वो इस तरह निकला कि उसे ब्रह्मांड में छिटक जाना चाहिए था, यानी यहाँ पे नहीं रहना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह जो इसकी आलोचना की है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई हो। एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसकी। ठीक है, जो देखिए
जो जेम्स जीन है, जल्दी जल्दी कर लेंगे। जेम्स जीन्स ने जो जेम्स जीन्स है उसने ज्वारीय परिकल्पना दी 1919 में, ठीक है। और जो जेफरीज है 1929 में ज्वारीय परिकल्पना में, इसी परिकल्पना में संशोधन किया। और जो जेम्स जीन्स है उसने 7 तथ्य हैं वो कल्पित तथ्य हैं, उन्होंने उनको माना, ठीक है। जो पहला, सौरमंडल का सूर्य तथा अन्य एक अन्य तारे के संयोग से हुआ, ठीक है, जो निर्माण है सौरमंडल का। और सूर्य गैस का एक बड़ा गोला था, गैस का गोला था, ठीक है। और ब्रह्मांड में विशालकाय एक तारा था, और सूर्य जगह पर स्थित था, ठीक है, और घूम रहा था। साथ ही तारा पथ के सहारे घूम रहा था, वह सूर्य के निकट आ रहा था। साथ ही तारा आकार और आयतन में सूर्य से मतलब विशाल था, बड़ा था। पास आते हुए तारे ज्वारीय शक्ति का प्रभाव सूर्य के बाह्य भाग पर पड़ा, ठीक है। और फिर हमने देखा, ये देखिए, ये सूर्य है, सूर्य से एक सिगार की आकृति का, इसकी गुरुत्वाकर्षण, तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सिगार की आकृति का वो निकला, ठीक है। और ये जो है मलबा, या कह सकते हैं ये जो अवशिष्ट है, इसे फिलामेंट कहा, ठीक है, इस भाग को। और ये फिलामेंट है, बाद में टूट कर क्या मतलब, बाद में थोड़ा ठंडा हुआ, फिर वो टूट कर ग्रह बने, ठीक है, इसमें ऐसे बताया गया है, ठीक है। और इसी से ग्रह बने, जो फिलामेंट है, ठीक है। और कुछ ग्रहों और उपग्रह के बारे में बताया। ग्रहों के साथ साथ में उपग्रह उपग्रह भी जो है इसी तरह बने, जैसे ग्रह सूर्य से ग्रह बने और ग्रहों से ही उपग्रह बने, ठीक है। और फिर है ग्रहों का क्रम और आकार बताया भी। ग्रहों का आकार जो है वो सूर्य के पास में छोटा, फिर बड़ा, और फिर दूर छोटा क्यों है, यानी किनारों पर छोटा क्यों है, ये बताया है। फिर है उपग्रहों का क्रम बताया, ठीक है। ये देखिए, पहले बताया छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, ठीक है। फिर उपग्रहों का क्रम बताया। अभी उपग्रहों का क्रम जो है वो भी इन्हीं ग्रहों की तरह है, ठीक है। संरचना और आकार के बारे में बताया। अभी उपग्रह का आकार भी इन ग्रहों की तरह ही है। अभी भी जो ग्रह हैं, ग्रह के पास में जो उपग्रह है उनका आकार छोटा, फिर थोड़ा बीच में उपग्रह है जो उनका थोड़ा आकार बड़ा, फिर थोड़ा किनारे पर छोटा, ठीक है। इस तरह ही जो आकार है ग्रहों का, ठीक है, संरचना। फिर है ग्रहों का परिभ्रमण कक्ष बताया। और ये बताया है 60 डिग्री पर झुका हुआ है, मतलब कोणीय वेग बताया, ठीक है, कोणीय झुकाव कह सकते हैं। जो पृथ्वी सबसे ज़्यादा झुकी हुई है 23.5 डिग्री, अरुण जीरो है, ठीक है। ये कुछ थोड़े डाटा याद कर लेना, ठीक है। फिर है निष्क्रिय पदार्थ, इसमें वही सिगार के आकार का ही क्यों निकला उसके बारे में बताया, जो हमने पहले अच्छी तरह से बात की है, ठीक है। फिर उसमें जेफरीज है, जेफरीज ने संशोधन किया, इसने 3 तारे माने, ठीक है। एक सूर्य, एक साथी तारा, और एक ब्रह्मांड में या घूमता हुआ हुआ तारा जो साथी तारे से टकराया, और साथी तारे के बिखर जाने से क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ, ठीक है, बिखर जाने से, ठीक है। और फिर मूल्यांकन किया, मूल्यांकन में थोड़ी बहुत कमियाँ ही है, ठीक है। इसमें बी लेविन के अनुसार ब्रह्मांड में तारे एक दूसरे से इतनी दूरी पर स्थित हैं कि इनके पारस्परिक मुठभेड़ की संभावना ही नहीं है, बीवीले ने ये कहा है, ठीक है। एन पारिस्की ने बताया है भी, मतलब जो सूर्य है, आज वर्तमान में जो सूर्य के ग्रह हैं वो इतनी दूरी पर फैले हुए हैं कि सूर्य से शिकार निकल के इतनी दूरी पर नहीं फैल सकता, इसने ये बताया है। और जो और फिर इसमें एक कमी ये निकाली कि ये है कि भी मतलब जो निश्चित पदार्थ है उसका घनीभवन कैसे हुआ, घनीभवन यानी वो आपस में कैसे जुड़े और कैसे ग्रह किस तरह, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। और इस तरह आज का जो वीडियो है वो यहीं तक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। ओके, बाय।